हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वर्स। फिजिक्स वर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर एच सी वर्मा का थर्ड चैप्टर, दैट इज काइनेमेटिक्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक के कॉन्सेप्ट को, ताकि आपके जेई मेंस एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन जर्नी आसान हो जाए फिजिक्स वर्स के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं काइनेमेटिक्स की तरफ, देखते हैं कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि इंटरनेट पर एक काइनेमेटिक्स की बहुत खूबसूरत वीडियोस की सीरीज अपलोडेड है, जिसको अगर आप पढ़ लेंगे तो चाहे जेई मेंस की बात करें, चाहे एडवांस की बात करें, चाहे नीट की बात करें, आप सबके बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आसानी से, इन सारे एग्जाम्स के बहुत आसानी से क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत आराम से पेशेंटली सारी वीडियोस मन लगाकर देखनी पड़ेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं काइनेमेटिक्स की तरफ। तो काइनेमेटिक्स में बेसिक कहानी जो शुरू होती है वो इसके नाम से शुरू होती है कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स है क्या। तो काइनेमेटिक्स को बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन से एक्सप्लेन करा गया और कहा गया काइनेमेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बस आप मोशन के पीछे क्या कारण है, किस पर्टिकुलर कारण की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर आप उसको इग्नोर करके बस केवल मोशन की बात कर रहे हैं, उसके ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह गया, उसमें कितना टाइम लगा, कब उसकी रफ्तार बढ़ी, कब उसकी रफ्तार घटी, अगर बस केवल इन चीजों की बात कर रहे हैं तो वो काइनेमेटिक्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से v रफ्तार से फेंका, तो मैं कह रहा हूं कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी मुझे देखने को मिली वो कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरी देखने को मिली। और जब मैंने इसकी ट्रेजेक्टरी की एनालिसिस करी तो मैंने कहा कि ये जो ट्रेजेक्टरी है ये कैसी है भाई, ये पैराबोलिक है। ये ट्रेजेक्टरी कैसी है, पैराबोलिक। और एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां फेंका गया तो इसको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया, कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर हुआ, ये सब की अगर आप केवल बात कर रहे हैं तो ये काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। लेकिन जैसे ही आप बात करने लग जाएंगे कि इसको यहां से 10 मीटर दूर फेंकने के लिए मुझे जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो कुछ x न्यूटन लगाना पड़ रहा है, तो ये फोर्स जो है ये है कॉज ऑफ मोशन। अगर आप इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी की एनालिसिस कर रहे हैं, इसके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, कब इसकी रफ्तार बढ़ रही है, कब घट रही है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लग रहा है, अगर केवल इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं तो ये काइनेमेटिक्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन जैसे ही आप कॉज ऑफ मोशन को इन्वॉल्व कर देते हो तो ये काइनेमेटिक्स बदलकर काइनेटिक्स हो जाता है। तब वहां पर क्या होता है, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ इट्स कॉज, उसके कॉज के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं तो वो काइनेटिक्स के अंदर आता है। काइनेटिक्स इज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एंड काइनेमेटिक्स इज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स में कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं किया जाता और काइनेटिक्स में कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स को और एक्सप्लेन करते हैं, काइनेमेटिक्स के और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जब हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो वर्ड हमारे पास आया, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अब हम बात करने वाले हैं मोशन की। तो जब हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी को एसोसिएट करते हैं जिसका नाम है क्या, मोशन। तो जब हम मोशन को कैटेगराइज करने जा रहे थे तो मोशन को हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज में रखा। वो कौन कौन सी कैटेगरी है भाई, जो पहली कैटेगरी है उसका नाम है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। जो दूसरी कैटेगरी है इसका नाम है भाई, टाइप्स ऑफ मोशन की दूसरी कैटेगरी, इसका नाम है रोटेशनल मोशन। जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट गोल गोल घूमता है। और यहां पर जो थर्ड वन मोशन है उसको बोलते हैं रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं तो जैसे एक रास्ता है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक जगह से दूसरी जगह गया, तो ये बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। देन व्हाट इज रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन के लिए कहा गया कि अगर एक कोई फिक्स एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन, या इसका दूसरा नाम है सर्कुलर मोशन। तो अगर आप रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन में आप कॉज ऑफ मोशन की भी बात करते हैं, लेकिन अगर
उसमें से कॉज को हटा दिया जाए तो वही रोटेशनल सर्कुलर मोशन हो जाता है, जिसको बेसिकली जाना जाता है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे आपने देखा होगा साइकिल का जो पहिया है वो गोल गोल घूमता भी है और आगे भी जाता है, तो इस तरह के जो मोशन होते हैं वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन कहलाते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ज्यादातर ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करनी है और उसके बाद कुछ हिस्सा आपको रोटेशनल मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, जिसको बेसिकली सर्कुलर मोशन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। पहला मोशन ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है और इसी के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस पूरे काइनेमेटिक्स चैप्टर में। तो ट्रांसलेटरी मोशन में कहा गया कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कोई 3 पार्टिकल मार्क कर ले रहा हूं, ए, बी एंड सी, ठीक, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं सीधा सीधा एक जगह से दूसरी जगह लेके आया, तो इसके जो सारे पार्टिकल्स हैं क्या सबने सेम पाथ फॉलो किया, मतलब सबने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी भाई, तो ये जो मोशन होगा ये क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, अच्छा कहा गया ये ट्रांसलेटरी मोशन है, बिल्कुल भाई ये ट्रांसलेटरी मोशन है। तो क्या दूसरी कंडीशन जो मेरे दिमाग में चल रही है, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, क्या ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है कि नहीं है, और वो क्या है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे घुमा कर यहां लेकर गया, लाइक इसका ए वाला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से अपने यहां पहुंचा, इस पोजीशन पे पहुंचा, तो इसके सारे के सारे पार्टिकल ऐसे ही पहुंचेंगे भाई, अरे पहुंचेंगे। तो ये भी कैसा मोशन होगा, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन होगा। बस फर्क क्या होगा कि ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये कैसा है, ये लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन है, और ये कैसा मोशन है, ये जो है ये कर्वी लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन है। एक आपके पास लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, एक आपके पास कर्वी लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। तो जो लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन होता है इसको कहा जाता है मोशन इन वन डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो कर्वी लीनियर मोशन होता है, कर्वी लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इसको बोला जाता है मोशन इन टू डायमेंशन और मोशन इन प्लेन। अरे बात समझ आ रही। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बस डील करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डील करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, कोई पाथ फॉलो कर रहा है, जो पाथ जो है वो एक प्लेन में लाई कर रहा है। यहां क्या होगा, जो पाथ होगा वो एक एक्सिस के अलोंग होगा। अरे बात समझ आ रही, चाहे प्योर एक्स में होगा चाहे प्योर वाई में होगा। और यहां क्या, यहां ये जो पाथ होगा, कर्वी लीनियर पाथ जो होते हैं वो एक्स और वाई इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अगर एक्स बदलेगा तो वाई भी बदलेगा। अरे बात समझ आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम इसी की बात करने वाले हैं आगे कि अपने पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो पहला पार्ट कर्वी, जो ट्रांसलेटरी मोशन का पहला पार्ट है लीनियर मोशन, उसके बारे में हम डील करने वाले हैं, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम शुरुआत करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। तो देखिए कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 100% रेस्ट में है, मतलब वो रुकी हुई है। दुनिया में कुछ भी, ये पूरा यूनिवर्स जो है ये एक्सपैंड कर रहा है, यहां कुछ भी रुका हुआ नहीं है। तो अगर कुछ भी रुका हुआ नहीं है तो रेस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आया भाई। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है, वो जिस जगह मैं खड़ा हूं इस जगह से ये कौन सी स्टेट में है भाई, रेस्ट में है। तो जिस जगह से ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो ऑब्जर्वर की पोजीशन जस्टिफाई करेगी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में। अगर मुझे कोई बहुत दूर आसमान से बैठ के देख रहा है तो धरती मैया गोल गोल घूम रही है, तो यहां कुछ भी रुका हुआ नहीं है। दैट मींस देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। तो व्हाट इज रेस्ट, कि अगर एक फ्रेम में, जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जेक्ट उस फ्रेम में, और उस पर्टिकुलर फ्रेम से अगर कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है और वो देख रहा है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, तो वो होगा रेस्ट। एंड व्हाट इज मोशन, कि मैं यहां बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने से एक कार निकल गई, तो कार ने जिस फ्रेम में मैं बैठा हूं उस फ्रेम में उसने पोजीशन चेंज करी, और अगर उसने पोजीशन चेंज करी तो मैं कहूंगा कि वो कार क्या है, मोशन में है। तो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ये सब एक पर्टिकुलर टर्म पे डिपेंड करता है, जिसका नाम है क्या भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वो जगह है जहां से कोई ऑब्जर्वर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन करता है।
अरे बात समझ आ रही? तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं ट्रेन तो सबने देखी होगी भाई, या बस तो आपने सबने देखी होगी। अब यहां पर एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, इसने देखा कि यहां पर भाई एक कोई लड़का लड़की कोई बैठा हुआ है और ये क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। तो इसके लिए ये कौन से स्टेट में है भाई, रेस्ट में। लेकिन इसके लिए कौन से स्टेट में है, मोशन में। अगर ये बस आगे की तरफ चल रही है तो, अरे बात समझ आ रही, अगर ये बस आगे की तरफ जा रही है तो इस लड़के के लिए ये इस लड़के के लिए ये लड़की जो होगी, क्या ये रेस्ट स्टेट में होगी? अरे बात समझ आ रही। और इस लड़के के लिए क्या ये लड़की जो होगी ये मोशन के स्टेट में होगी? हाँ भाई बिल्कुल मोशन के स्टेट में होगी। तो भैया रेस्ट एंड मोशन बेसिकली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ऑब्जर्वर वन के लिए ये कन्या मोशन में है, और ऑब्जर्वर टू के लिए ये कन्या जो है वो रेस्ट स्टेट में है। अरे बात समझ आ रही? तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो ये बेसिक डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, कि ऑब्जर्वर कहां से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एनालिसिस कर रहा है या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ठीक, अब मान लो मैं यहां से खड़े होकर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाते देख रहा हूं, तो मेरे दिमाग में यह बात जरूर हिट करेगी कि ये जिस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है उस पर्टिकुलर पाथ की ट्रेजेक्ट्री क्या है। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर कहीं मोशन हो रहा है तो उस मोशन की ट्रेजेक्ट्री की एनालिसिस, मतलब वो मोशन कैसा पाथ फॉलो कर रहा है उसकी एनालिसिस जो है वो ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। द पाथ फॉलोड बाय द पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो जब हम ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं तो भैया ट्रेजेक्ट्री की एनालिसिस जो है वो इसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आती है, इसी काइनेमेटिक्स के अंदर आती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहां से ऐसे फेंका गया, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया। तो जब ये यहां से यहां गया तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। अगर आप x और y के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर पाए, जैसे x जो है वो भी टाइम का फंक्शन होगा, y जो है वो भी टाइम का फंक्शन होगा, अगर आप x और y के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे तो ये x और y का जो रिलेशन मिलेगा वो कहलाएगा एनालिसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बात समझ आई? चलिए आगे देखते हैं कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस। तो जब हमको कभी किसी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करना होगा, जैसे कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू स्कीम क्या दे रखा है कि x इक्वल्स टू -8 sin पाई टी। अरे ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि इसका जो y दे रखा है वो दे रखा है आपके पास -2 cos स्क्वायर पाई टी। अब कहा जा रहा है कि बताइए वेयर टी इज टाइम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल सो द पाथ ऑन द ग्राफ। मतलब ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो इस तरह की ट्रेजेक्ट्री को जिसकी एक्स में वैल्यू -8 sin पाई टी के साथ बदल रही है, जिसकी वाई में वैल्यू -2 cos स्क्वायर पाई टी के टर्म में बदल रही है। तो बताइए ये जो एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स में इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, वाई में इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, मतलब जो पाथ वो फॉलो करेगा वो पाथ कैसा होगा, और उस पाथ के बारे में आपको ग्राफ से भी बताना है। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे बताएंगे। क्या दे रखा है अपने पास, x इक्वल्स टू -8 sin पाई टी, y इक्वल्स टू -2 cos स्क्वायर पाई टी। तो जब भी आपको कभी ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए आए तो आप समझो कि आपको क्या y एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है, बिल्कुल। क्या x एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है, बिल्कुल। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, एलिमिनेट टाइम। As you will eliminate time, you will get eliminate time। जैसे ही आप टाइम को एलिमिनेट करेंगे, what you will get, टाइम को एलिमिनेट करते ही क्या x और y के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, और जैसे ही x और y के बीच में रिलेशन मिल गया, अभी हम देख के आ रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन x एंड y gives the path of particular object or gives the analysis of the trajectory that is followed by the particular object। चले आगे बढ़े, देखते हैं। तो आगे की कहानी क्या है भाई कि y इक्वल्स टू f एज अ फंक्शन ऑफ t, x एज अ फंक्शन ऑफ t। तो मुझे क्या करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है। तो मैं कह रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूं तो पहले इक्वेशन से मुझे sin पाई t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो sin पाई t मुझे मिल जाएगा क्या, -(x/8)। ठीक, इसको मैं इक्वेशन ए मान लूं। अच्छा, अब इस ए की वैल्यू उठा के मैं यहां रखूं, इस वाली इक्वेशन में रख पाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। वी नो दैट वी हैव क्या है, y इक्वल्स टू -2 और cos स्क्वायर थीटा को क्या 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो मैं लिख सकता हूं 1 - sin स्क्वायर
पाई टी। अरे बात समझ आ रही? इसको मैं इक्वेशन बी कर दूं तो क्या मैं ए की वैल्यू उठा के बी में रख सकता हूं? तो क्या मिल जाएगा मुझे भाई? y इक्वल्स टू माइनस टू 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई टी की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर बाई 64 हो जाएगा। माइनस एक्स बाई 8 का स्क्वायर करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर बाई 64 हो जाएगा प्लस में, और यहां ऑलरेडी माइनस था तो वो माइनस रहेगा। अब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या मिल जाएगा? -2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 32। ये जो हमको मिला, ये हमको मिल गया भाई साहब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दैट इज y इक्वल्स टू -2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 32। अब हम बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ के आए हैं, कि ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जा रही है, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो जो पाथ बनेगा वो कैसा होगा, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा पैराबोलिक। तो जैसे ही पैराबोलिक ग्राफ हमारे दिमाग में आएगा तुरंत हमको एक बात के बारे में सोचना पड़ेगा, दैट इज नोन एज वर्टेक्स। कि वर्टेक्स क्या होगा? अगर पैराबोला का वर्टेक्स पता चल जाए और मुझे ये पता चल जाए कि ये पैराबोला ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, तो मैं इसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री बहुत आराम से ड्रॉ कर सकता हूं। तो सबसे पहला सवाल पैदा हुआ कि वर्टेक्स क्या होगा। तो वर्टेक्स निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 रख दो, जो भी वैल्यू मिलेगी वही वर्टेक्स। यहां से जो भी x की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 रखने पर जो भी x की वैल्यू मिलेगी, अल्फा बीटा या एक वैल्यू या दो वैल्यू, जनरली आपको एक ही वैल्यू मिलेगी और वो होती है माइनस ऑफ b बाई 2a। ठीक है, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपका वर्टेक्स। ठीक, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, dy बाई डी एक्स करूं तो 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही? और फर्दर क्या, एक्स स्क्वायर बाई 32 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x बाई 32 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई 0। तो जो मेरा वर्टेक्स था उसका एक कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल्स टू 0, दूसरा कोऑर्डिनेट अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -2। तो भाई अब मेरे पास जो पैराबोला बनेगा उसका जो वर्टेक्स होगा उसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा भाई? वो बनेगा 0, -2। 0, -2। अब 0, -2 बन तो गया भाई, 0, -2 बन गया, लेकिन अब यहां से पैराबोला नीचे भी जा सकता है, ये पैराबोला ऊपर भी जा सकता है। किधर जाएगा? तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x के आगे अगर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो पैराबोला प्लस y में खुलेगा। अगर यही माइनस एक्स स्क्वायर होता तो जो पैराबोला होता वो नीचे की तरफ खुलता। अरे बात समझ आ रही? तो अब भाई जब ऊपर की तरफ खुलेगा तो देखो, जब इसमें x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना होगा? एट x इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू -2 मिली, और ऐसे जब हम यहां कहीं होंगे तो इधर कहीं क्या होगा? y की वैल्यू 0 होगी, और जब भी y की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा यार? जब y की वैल्यू 0 होगी तो देखो x कितना मिलेगा? तो 0 इक्वल्स टू -2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 32। तो जब ये -2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी कितनी? 8। और कैसा 8? +-8, 32 इंटू 2 जो होगा वो 64 हो जाएगा। एंड 64 का जो अंडर रूट होता है भाई वो कितना होता है? 64 का अंडर रूट होता है 8 8 जा 64, तो +8 और -8, एक जगह -8 एक जगह +8, और जब मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करने जाऊंगा तो मुझे ऐसी इसकी ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी। तो जो ये पाथ फॉलो करेगा ये पैराबोलिक होगा, और वो पाथ हमको सामने दिख गया। ये है ट्रेजेक्ट्री की एनालिसिस। अरे बात समझ आ रही? चलें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, कुछ नहीं करना। जब भी आपको कोई भी दो इक्वेशन दे रखी हो और आपसे पूछे कि बताइए इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, या जो इक्वेशन जो ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा उस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसा होगा, तो सिंपली आप दोनों जगह से टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर दीजिए। नाउ द इक्वेशन दैट यू विल गेट विल बी द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री और द इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे काइनेमेटिक्स में। ठीक, चलें आगे बढ़े। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। कहा जा रहा है पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वेरीज विथ टाइम एज r इक्वल्स टू 2 sin 3t ऑफ i कैप एंड 2 इंटू 1 माइनस कॉस 3t ऑफ j कैप। मतलब x की वैल्यू दे रखी है 2 sin 3t और y की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2 इंटू 1 माइनस कॉस 3t। अरे बात समझ आ रही? अब कहा गया आपसे कि बताइए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। मतलब x मुझे फंक्शन ऑफ t पता, y मुझे फंक्शन ऑफ t पता, और मुझे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन चाहिए। तो मुझे कुछ भी बहुत हाई फाई करने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों में से क्या करूं?
क्या करूं भाई, टाइम को एलिमिनेट। जैसे ही टाइम को एलिमिनेट करेंगे, द इक्वेशन दैट यू विल गेट विल बी द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। तो क्या मिलेगा भाई, यहां से एलिमिनेट करने के लिए तरीका देखो, साइन 3t की वैल्यू को क्या मैं x/2 लिख सकता हूं। एलिमिनेशन की ये सब ट्रिक्स हैं। अच्छा भाई, अब यहां से हम कैसे एलिमिनेट करें, यहां से हम cos 3t की वैल्यू अगर निकालेंगे तो cos 3t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos 3t को इधर लेके आओ और y को इधर लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अरे समझ आया, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ cos 3t। अब आपके पास एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। टाइम को एलिमिनेट करने का सिंपल तरीका कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही, तो यहां से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री फॉर द गिवन पोजीशन वेक्टर, जिसमें x की वैल्यू ऐसे बदल रही थी और y की वैल्यू इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ बदल रही थी। तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। जब भी आपसे कभी ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए कहा जाए तो आपको करना क्या है, आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t पता, y एज अ फंक्शन ऑफ t पता, आपने बस क्या करना है, x वाले फंक्शन में से टाइम को एलिमिनेट करके टाइम की वैल्यू निकाल के y वाले में रख देना है, या आपको किसी भी तरह से अपनी मैथमेटिक्स को यूज करना है, अपने मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस को यूज करना है। अब जैसे यहां पर अगर आप साइन 3t की वैल्यू है यहां उठा के रखने जाएंगे भाई तो आपके लिए समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां भी साइन 3t था, यहां भी कॉस 3t था, दोनों में थीटा सेम था, मैंने दोनों की वैल्यू निकाली, स्क्वायर करा, ऐड करा, ऑटोमेटिकली टाइम एलिमिनेट हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने साथ अपने दिमाग में हर समय रखनी पड़ेगी, जो आपकी फिजिक्स को बहुत आसान बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अपना नेक्स्ट पार्ट कहता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसमें उसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट और दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज डिस्टेंस। दोनों बेसिकली लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है चलिए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई एंड डिस्टेंस क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं तो मैं बेसिकली एक एग्जांपल से सबको समझाता हूं कि मान लो कि एक रास्ता है ऐसे, इस रास्ते में यहां पर एक तालाब है, ठीक है, और मेरे पास यहां पर एक कार है और ये कार मुझे दहेज में मिली है। भाई दहेज में कार तो मिल गई, तेल डलाने के पैसे नहीं मिले, और मैं इसको कहीं दूर से लेके आ रहा था और ये तालाब के पास गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी का तेल खत्म हो गया। अब सुनसान रास्ता और पेट्रोल पंप जो है वो तालाब के इस पार है और तालाब बहुत बड़ा है भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, धक्का मार के इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, इसके अलावा और कोई चीज तो है नहीं। तो अगर मैं इसको धक्का मारकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाऊंगा तो उस समय मेरे दिमाग में ये ख्याल जरूर आएगा कि काश ये तालाब ना होता तो ये रास्ता सीधा होता। अरे ये ख्याल नहीं आ सकता कि थोड़ा पैसे कमा लेता तो तेल भराने के पैसे होते, लेकिन धक्का मारते मारते तालाब को 200-400 गालियां तो दे ही देते। ठीक, तो देखो जब ये ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक पहुंचा तो जो इसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया इसका नाम रखा गया क्या भाई साहब, डिस्टेंस। और ए से लेकर बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अरे बात समझ आ रही, तो ए और बी के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस हो सकती है वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है और उसको बोला जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। अरे बात समझ आ रही, बात समझ आ रही। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट कैसा, डिस्प्लेसमेंट कैसा, शॉर्टेस्ट distance between initial and final position. Shortest distance between initial and final position is known as displacement. अच्छा दोनों लेंथ है भाई, दोनों लेंथ है तो दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी, दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। एसआई यूनिट दोनों की क्या होगी, मीटर भाई। अच्छा लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी होगा ये होगा वेक्टर।
अरे बात समझ आ रही? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, और डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस विल बी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज नोन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, वेयर इज डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अगर डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है भैया, तो ध्यान दो, क्या एक्चुअल पाथ कभी शॉर्टेस्ट पाथ से छोटा हो सकता है? क्या एक्चुअल पाथ कभी शॉर्टेस्ट पाथ से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। तो भैया ये आपके पास रहा डिस्प्लेसमेंट, और ये रहा आपके पास रहा भैया क्या? डिस्टेंस। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भैया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। डिस्टेंस क्या है? भैया डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अरे क्लियर है भाई? अच्छा, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती? इसकी एसआई यूनिट मीटर, इसकी भी एसआई यूनिट क्या? एसआई यूनिट मीटर। सीजीएस यूनिट दोनों की क्या होगी? सेंटीमीटर। बस फर्क क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो है ये कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अरे बात समझ आ रही? अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ये डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस जो है वो कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। बहुत बेसिक सी बात है। अरे बात समझ आ रही? अच्छा, बराबर कब होगा? जब हम स्ट्रेट लाइन में होंगे, जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे बिना रिटर्न मारे, केवल सीधे सीधे चलते जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा किससे भाई साहब? डिस्टेंस से। ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं क्या भाई? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की ये बेसिक कहानी है जो सबको पता होती है। हर 9th क्लास के बच्चे को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतनी बेसिक चीजें पता होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट बातें क्या, अगर मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने को मिले तो हम क्या उनको सॉल्व कर सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Determine how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. मतलब बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई। कहा जा रहा है कि एक जिस जगह से वो स्टार्ट कर रहा है चलना, इस जगह से ये कैसे चल रहा है? 5 कदम आगे, फिर उसके बाद 3 कदम पीछे, 5 आगे 3 पीछे, और यहां से 13 कदम दूर एक पिट है। अरे बात समझ आ रही? एक खाई है। तो बताओ कितने स्टेप्स चलने के बाद ये वहां गिर जाएगा? अगर मैं स्टेप काउंट कर ले जाऊं भाई एक स्टेप 1 मीटर के बराबर, उसको चलने में भी 1 सेकंड लग रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक 13 मीटर है, मतलब ये यहां से कितना दूर है? 13 स्टेप दूर है भाई। अब ये 5 कदम आगे चल रहा है और फिर 3 कदम पीछे चल रहा है, तो कितने कदम चलेगा कि ये खाई में गिर जाएगा? अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं ये बता सकता हूं, इस डिस्प्लेसमेंट को देखकर मैं ये बता सकता हूं कि ये कितने स्टेप्स चला, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया इसने। और दूसरा, एक स्टेप चलने में 1 सेकंड लग रहा है, तो मैं टाइम भी बता सकता हूं कितना टाइम लगेगा। बेसिक यूनिटरी मेथड। तो देखो 1 2 3 4 5 स्टेप आगे गया। अब भाई उसके बाद पीछे कितना आया? 1 2 3, मतलब कितना आगे गया? 2 स्टेप। 8 स्टेप चलने के बाद ये 2 स्टेप आगे जा रहा है, तो 16 स्टेप चलने के बाद कितना जाएगा? 4। अरे बात समझ आ रही? 16 स्टेप चलने के बाद ये 4 स्टेप आगे पहुंच जाएगा। उसके बाद 32 स्टेप चलने के बाद कितना चला जाएगा? भाई 8 स्टेप आगे चला जाएगा।
अरे पल्ले पड़ रहा है 8। अरे भाई जब वो 8 स्टेप चलने के बाद, 8 स्टेप चलने के बाद कितना आगे जा रहा है, 2 स्टेप आगे जा रहा है, मतलब 5 आगे और 3 पीछे, 2 स्टेप आगे गया तो 16 स्टेप चलने के बाद कितना जाएगा, कितना जाएगा 4, और फिर 24 स्टेप्स चलने के बाद कितना जाएगा 6, ऐसे 32 स्टेप्स चलने के बाद कितना जाएगा, 32 स्टेप्स चलने के बाद कितना जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 8 स्टेप्स। अब कहानी आती है इसके बाद, जब वो 8 स्टेप्स चल गया तो इसके बाद कितने स्टेप्स बचे, कितने स्टेप्स बचे भाई, 1 2 3 4 5, पांचवें स्टेप जैसे चलेगा क्या खाई के अंदर गिर जाएगा यार। अरे बात समझ आ रही, तो कितना स्टेप चला टोटल, यहां तक 8 स्टेप चलने में उसे 32 स्टेप्स यूज करे थे, तो भैया बचा हुआ 5 जब आगे चलेगा प्लस 5 स्टेप और आगे चलेगा तो इस खाई के अंदर गिर जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चले, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चले भाई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स अपने पास निकल के आए कितना, 37। बहुत बार लोग गड़बड़ कर देते हैं, 5 आगे लेके जाते हैं फिर पीछे लेके आते हैं, इसको यहां ध्यान देना, ऐसी गलती नहीं करनी है कि भाई अगर ये 8 स्टेप चलने के बाद 2 आगे गया तो 16 स्टेप चलने के बाद 4 जाएगा, तो 32 स्टेप चलने के बाद 8 जाएगा। अरे बात समझ आ रही, उसके बाद 5 ही स्टेप तो बचा, 13 स्टेप दूर था, 5 स्टेप चला तो ये चल क्या रहा है। अब उसके बाद इस 8 स्टेप चलने के बाद यहां पहुंचने के बाद फिर तो वो 5 आगे जाएगा तब तो पीछे आएगा, तो जब 5 आगे गया तो वो खाई में गिर गया, तो अब पीछे क्यों आएगा यार, निकल के फिर से पीछे आके फिर दोबारा थोड़ी गिरेगा उसके अंदर। अरे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो कहानी क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चले 37, टाइम कितना लगा 37 सेकेंड। अरे क्लियर है यार, टाइम लगा 37 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अपने को पता था कितना 13 स्टेप, और भैया इसका अगर रफ्तार की बात करोगे तो स्पीड कैसी है चलने की भाई, 1 मीटर पर सेकेंड। अरे 1 सेकेंड में एक ही स्टेप चल रहा है तो मतलब 1 मीटर पर सेकेंड ही तो हुआ। चले आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर फ्रॉम O to A and then it moves parallel to the Z axis covering a distance of 7 meter to B. Finally it moves along BC parallel to Y axis through 14 centimeter. Find the ratio of distance and displacement. तो चलिए देखते हैं कितना डिस्टेंस चला भाई। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं कितना डिस्टेंस चला तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे भाई, डिस्टेंस को बेसिकली हम डिनोट कर ले रहे हैं डी से। तो देखो O से लेकर A गया, A से लेकर B आया और B से लेकर C गया, तो O से A जो ट्रेजेक्टरी इससे चली वो सर्कुलर सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर पाथ का जो पूरा पूरा सर्कमफ्रेंस होता है सेमी सर्कुलर का वो पाई आर होता है भाई, कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर होता है। उसके बाद ये A टू B गया, A टू B की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 7 मीटर दे रखी है, और फिर उसके बाद B टू C गया दैट इज 14 मीटर, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, रेडियस दे रखा है 14 मीटर प्लस 7 प्लस 14, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा भाई, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, तो इससे जो हमको D मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, वो 65 मीटर मिल जाएगा। तो डिस्टेंस आ गया 65 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप पोजीशन वेक्टर लिख पाओ, अगर आप पोजीशन वेक्टर लिख पाओ तो डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई कठिन बात नहीं है। चला यहां से था तो इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,0,0, और जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, यहां से आगे गया कितना, यहां तक 28 मीटर, फिर उसके बाद यहां आया 7 मीटर, फिर उसके बाद यहां गया 14 मीटर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x में कितना हो जाएगा 28, y में कितना हो जाएगा 7 और z में कितना हो जाएगा 14। अरे ठीक है भाई, तो जो आर वेक्टर मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा 28 ऑफ आई कैप प्लस 7 ऑफ जे कैप प्लस 14 ऑफ के कैप। अरे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान बात है भाई। तो जब मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, तो वो किसके बराबर होगा 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर भाई। और जब तुम इन सबको सॉल्व करते हो तो ये तुमको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 32.05 मीटर, 32.05 मीटर या 32.02 मीटर, जो भी है 05 है या 02 होगा इसके बीच में। चलो अपन मान लेते हैं 32.03 मान लेते हैं, 32.03 मीटर। तो ये हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है कि अपने से पूछ रहा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, तो d बाई आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा वो होगा 65/32.02। इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपको 32.03 जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आएगा।
अरे बात समझ आ रही? ये हो गया इसका डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। एक अच्छा सवाल हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। और बेसिक क्वेश्चन होते हैं, घड़ी वड़ी वाले सवाल होते हैं कि 10:12 पे, 10:15 पे AM पे जो अपने मिनट हैंडल है 10:15 AM पे है, तो 12:20, 12:30 PM पे कितना होगा? अरे बात समझ आ रही? तो वो चक्कर देखो, टिप वाले पॉइंट को देखो, उसके बाद उनको मिला के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ले जाते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जब भी आपको करने को मिले, कभी भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आए, तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट पर आगे बढ़। तो अपना नेक्स्ट पार्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई साहब? जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड को डिफाइन किया जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एवरेज स्पीड इज total distance traveled by the object per unit टाइम। एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका नाम रखा गया एवरेज स्पीड। तो जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ये लिखा जाता है x/t, वेयर x इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड t इज टोटल टाइम टेकन। अच्छा, जब हम SI यूनिट की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। CGS यूनिट क्या होती है भाई? सब लोग जानते होंगे, CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट में इसकी एक यूनिट बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज होती है, दैट इज किलोमीटर पर आवर। जैसे गाड़ी चलती है 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, स्पीड क्वांटिटी कैसी है भाई? तो जब हम स्पीड के क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लाइक मैं कह रहा हूं कि मैं एक कार चला रहा हूं और जब मैंने कार की स्पीडोमीटर पे ध्यान दिया तो कार की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर थी। बात समझ आ रही? तो जब बस मैं केवल उसके केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर से उसको ईस्ट में लेके जा रहा था, वेस्ट में लेके जा रहा था, नॉर्थ में लेके जा रहा था, या किसी पर्टिकुलर एंगल पर लेके जा रहा था। जब तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी, बस मैं केवल केवल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मूविंग टाइम पर बस मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, 80 किलोमीटर पर आ रहा है, डायरेक्शन उससे एसोसिएट नहीं रख रहा हूं, तो वो एवरेज स्पीड या स्पीड कहलाता है। अरे बात समझ आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटिटी हो गई क्या भाई साहब? स्केलर। और ये भाई इसका SI यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, CGS यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसकी कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जैसे कंडीशन नंबर 1 कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो A पॉइंट पे रखा है, A से B जा रहा है और B से C जा रहा है। A से B की जो डिस्टेंस है वो x1 है, B से C की डिस्टेंस x2 है। A से B जाने में इसको जो समय लग रहा है वो t1 लग रहा है, B से C जाने में जो समय लग रहा है भाई साहब वो t2 लग रहा है। तो A से B और B से C की जो इसकी टोटल एवरेज रफ्तार होगी V एवरेज A टू C की, वो कितनी होगी? तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। अच्छा, जब हम कंडीशन 2 की बात कर रहे हैं, कंडीशन 2 क्या कह रहा है कि अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि सेम रास्ता A टू B, B टू C, A टू B जाने में लगा टाइम t1, B टू C जाने में लगा टाइम t2, और A टू B मेरी जो रफ्तार थी वो v1 थी और B टू C मेरी जो रफ्तार थी वो v2 थी। तो भैया कंडीशन 2 में मेरा V एवरेज कितना हो जाएगा? तो V एवरेज विल बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। x1 किसके बराबर होगा? x1 विल बी इक्वल टू, यहां से यहां तक x1 मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा कि जो v1 होगा, A से B की जो एवरेज स्पीड है वो v1 है, तो v1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास x1 बाई t1, और B टू C की जो एवरेज स्पीड है वो v2 है, क्योंकि B टू C जो है इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो v2 विल बी रिटन एज x2 बाई t2। तो x1 जो मिलेगा वो हो जाएगा अपने पास v1 t1, और x2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? v2 t2। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद रखना है वो रखना है क्या भैया? v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। अरे समझ आया? ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये पहली कंडीशन थी। इसी की तीसरी कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन 3 कहती है भैया कि अगर आपको A से B जाना है और B से C जाना है, तो A टू B जाने की रफ्तार अगर आपकी v1 है, B टू C जाने की रफ्तार अगर v2 है, A टू B का डिस्टेंस x1 है और B टू C का डिस्टेंस x2 है, तो जो V एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा? फॉर्मूला तो x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2 है। तो t1 तो दिया नहीं है, तो मैं कहूंगा, ये मानूंगा कि A से B जाने में, अगर मान लीजिए A से B जाने में अगर टाइम लगा t1, तो t1 की वैल्यू हो जाएगी x1 बाई v1, और t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 बाई v2। तो मैं t1 की जगह लिख दूंगा x1 बाई v1 प्लस x2 बाई
V2। अरे समझ आए, ये 3 बेसिक स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं एवरेज स्पीड निकालने के, जो अगर आप एक बार में याद रखेंगे तो आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत शांत कराओ यार इनको। अच्छा ऊपर वाला खुलवाना है, ठीक है खुलवा देना। सुनील भैया को फोन करके खुलवा दो। हाँ वो सब अभी सब सुनील भैया देंगे आपको अरेंज करके। बोलो उनको, बोलो। ज्यादा बचा नहीं है ना? हाँ अभी है। अरे अभी चौथे क्वेश्चन, 5वां 6ठा 7वां अभी 3 क्वेश्चन है। हाँ कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, न्यूमेरिकल लगाने बस केवल। ठीक है, मतलब हार्ड एंड फास्ट 15 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दिस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। जो अभी आप फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ड्राइवर ड्राइव्स हिज कार फ्रॉम होम टू ऑफिस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टू 1/3 ऑफ हिज टोटल टाइम टेकन एंड लेफ्ट टाइम विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी पूरी जर्नी 2 पार्ट में डिवाइड हुई। जब घर से चला, ए से लेकर बी गया, फिर बी से लेकर सी गया। इसको यहां से यहां तक जाने में जो भी समय लगा उसका 1/3 पार्ट वो ट्रेवल कर रहा है कितने से? 60 किलोमीटर पर आवर से। और बचा हुआ 2/3 टाइम वो कितने से ट्रेवल कर रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो कहा गया कि बताइए ए टू सी की जो उसकी एवरेज स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ए टू सी का जो टाइम मान लो वो टी, तो ये वाला टाइम हो जाएगा t/3 और ये वाला टाइम हो जाएगा 2t/3। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी लगाने हैं। तो उसके लिए आप क्या करो भाई, ऐसे कुछ नहीं काम बनेगा। फिर काम कैसे बनेगा भाई? तो देखिए, तो काम बनेगा कैसे कि आपको टाइम टी नहीं मानना है, आपको टाइम टी नहीं मानना है। टी नहीं मानना तो क्या माने भाई? और तीसरी चीज क्या आ सकती है भाई? ये ए टू बी जाने का, ए टू सी जाने का जो टाइम है, देखो कितने के फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है? 1/3। अरे 1/3 तो पूरे टाइम को क्या मान लो? 3t। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास t और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2t। जब मैंने मानना ही है तो मैं ऐसा डेटा मानूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो, एज कंपेयर टू टफ कैलकुलेशन। अगर यही t/3 रखूं, 2t/3 रखूं तो थोड़ा मुश्किल होगा सॉल्व करना। अरे बात समझ आ रही? अभी 1/3 2/3 मिल रहा है, 2/5 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तब वहां पर समस्या पैदा होती है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको 3t मान लें। तो ये t हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। तो जो मेरे पास v एवरेज निकल के आएगा, फॉर्मूला क्या? मुझे v1 पता, t1 पता, मुझे v2 पता, t2 पता। तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा v एवरेज का? डायरेक्टली v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। v1 दे रखा है 60, t1 दे रखा है कितना? t1 कितना दे रखा है भाई? t। v2 कितना दे रखा है? 90। t2 कितना दे रखा है? 2t। और टोटल टाइम कितना है? 3t। t कॉमन लेकर काट सकते हैं यार, t कॉमन ले लेंगे, t कट जाएगा। जब t कट जाएगा तो क्या बचेगा? 60 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आंसर आएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। The average speed of the driver to reach from home to office is 80 किलोमीटर पर आवर। अरे बात समझ आ रही? ये एक आसान क्वेश्चन है, डिसेंट क्वेश्चन है आपका, किसका? एवरेज स्पीड का। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? अ साइक्लिस्ट इज साइक्लिंग हिज बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर टू 5th ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस एंड ट्रेवल्ड distance he traveled and left distance with speed of 10 km per hour to complete his journey. Find the average speed of the cyclist। कि cyclist की जो average speed होगी वो क्या होगी? यहां पर अगर आप देखें 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका 2/5 वो 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और बची हुई डिस्टेंस को कितने से चल रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर से। तो मेरे से कहा गया व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। तो मैंने देखा, मैंने जब इसकी एनालिसिस करी तो इधर ध्यान दिया ए, इधर ध्यान दिया बी, इधर ध्यान दिया सी। ए टू बी की जो रफ्तार है वो 15 किलोमीटर पर आवर है
और B2C की जो रफ्तार है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये पूरा डिस्टेंस मैं x मान लूं तो ये जो मेरा होगा ये 2x/5 होगा और ये जो होगा वो 3x/5 होगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। उसको आसान करने के लिए मैंने कहा एक काम करो कि तुम टोटल डिस्टेंस को क्या मान लो 5x, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। जब मानना ही है तो हम आसान माने ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, अब वी एवरेज का कौन सा फॉर्मूला, x1 पता, x2 पता और v1 v2 पता। तो x1 प्लस x2 अपॉन x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2। टाइम नहीं गिवन था तो ये वाला फॉर्मूला मैं रट लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इसको हम सॉल्व करने चलेंगे तो क्या मिलेगा भाई, देखो x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x1 दे रखा है अपने पास 2x, x2 दे रखा है 3x, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3 + 2 दैट इज 5x डिवाइडेड बाई x1 की वैल्यू कितनी 2x/15 और x2 की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू 3x/10। अरे बात समझ आई। तो देखो क्या x कट जाएगा, अब क्या होगा एलसीएम जो होगा वो अपने पास 30 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 4 और इधर कितना हो जाएगा 9, तो 30 × 5 डिवाइडेड बाई 13, तो ये कितना आ जाएगा 150/13 किलोमीटर पर आवर। अरे बात समझ आ रही। ये हो गया एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। दीज आर टू इजी क्वेश्चंस। वन इज बेस्ड ऑन v1 t1 plus v2 t2 upon t1 plus t2, another one is based on x1 plus x2 upon x1 by v1 plus x2 by v2। अब कहा गया एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आई रोडोव एक बुक है उसका क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा डेटा रख दिया गया है, सेम क्वेश्चन को एज इट इज नहीं उठाया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाना चाहते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या है भाई क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। The remaining part of the distance was covered with speed of 90 km per hour for 1/3 of the time and with speed of 120 km per hour for the other 2/3 of the time. Find the average speed of the object throughout motion। कितने लोग तो पहले सवाल पढ़ के इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते, लैंग्वेज ही नहीं इंटरप्रेट कर पाते हैं, तो दिक्कत बढ़ जाती है भाई। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को ना समझ पाए और आपको लगता है कि आपको सारे एवरेज स्पीड के सारे कॉन्सेप्ट पता है, इवन देन यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। पढ़कर निकालेंगे आंसर 100% फिक्स निकलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। The remaining part of the distance was covered with speed of 90 km per hour for 1/3 of the time and with speed of 120 km per hour for other 2/3 of the time. Find the average speed of the object throughout the motion। मतलब what will be the average speed of the object throughout the motion। तो समझने के लिए मैंने कहा कि एक काम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए पर था, उसकी डेस्टिनेशन बी पर है कहीं। ये जो भी डेस्टिनेशन है उसका आधा डिस्टेंस वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, आधा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है कितने से 60 किलोमीटर पर आवर से। आधा डिस्टेंस का मतलब मैं पूरी डिस्टेंस को मान लूं 2x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी x। अरे भाई हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई x, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी x। एक पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। मतलब यहां से लेकर ये सी है ए टू बी, अगर टोटल डिस्टेंस 2 है तो ए टू सी जाने में x डिस्टेंस आधा, तो कितना चला 60 किलोमीटर पर आवर। बचा सी टू बी का कुछ हिस्सा, वो कितने से ट्रेवल कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, और कुछ हिस्सा कितने से ट्रेवल कर रहा है 120 किलोमीटर पर आवर से। मान लिया कि x1 हिस्सा जो है वो चला 90 किलोमीटर पर आवर से और x2 हिस्सा चला वो कितने से 120 किलोमीटर पर आवर से। अरे बात समझ आ रही। अच्छा लेकिन C टू B जाने में अगर टोटल टाइम t लगा तो x1 ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है t/3, और x2 ट्रेवल करने में कितना लग रहा है 2t/3। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 90 किलोमीटर फॉर 1/3 ऑफ द टाइम एंड विद स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर फॉर 2/3 ऑफ द टाइम। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द मोशन। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझ आए कि पहले पूरी डिस्टेंस का आधा हिस्सा वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल गया, जो बचा आधा हिस्सा था उसको 1/3 टाइम तक 90 किलोमीटर पर आवर से चला और 2/3 टाइम तक 120 किलोमीटर पर आवर से चला। ठीक, तो मैंने कहा कि 1/3 टाइम में जो डिस्टेंस उसने चली वो x1 और 2/3 टाइम में जो डिस्टेंस चली उसने x2।
अरे बात समझ आ रही? तो देखो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी एवरेज निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। तो देखो x1 की वैल्यू मुझे पता है x, और x2 की वैल्यू भी पता है x, तो ये हो गया 2x। t1 मुझे कितना पता, t1 यहां से a टू c जाने का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज x बाई 60 लिख दिया। अब जो मुझे नहीं पता वो क्या है, t2, दैट इज कंसिडर एज t। अरे बात समझ आ रही? अब मुझे वही वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू आएगी वही t2 हो जाएगा। तो कैसे निकालूं? मुझे ये पता है कि v1 t1 जो होता है वो x1 के बराबर होता है। अरे v1 इक्वल टू x1 बाई t1 होता है, तो मैं x1 को क्या लिख सकता हूं, 90 इंटू टी बाई 3, मतलब कितना हो जाएगा ये 30t। और x2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 120 इंटू 2t बाई 3, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपने पास 80t। तो दोनों को मैं ऐड कर दूं तो x1 प्लस x2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 प्लस 80 110t। अरे समझ आए? और x1 प्लस x2 किसके बराबर है, x के बराबर है, तो 110t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, x बाई 110। तो मैं ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दूं। अरे यही तो t2 है यार। तो v एवरेज कितना हो जाएगा बताओ, v एवरेज हो जाएगा अपने पास कितना, 2x अपॉन x बाई 60 प्लस x बाई 110। अरे समझ आया? अब इसको फर्दर सॉल्व करो। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा भाई, v एवरेज दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन x बाई 60 प्लस x बाई 60 प्लस x बाई 110, x बाई 60, x बाई, हाँ x बाई 60 प्लस x बाई 110। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या x से x कट जाएगा? अरे भाई v एवरेज निकालने जाओगे तो x से x कट जाएगा तो क्या मिलेगा, क्या x से x कट जाएगा, 2 इंटू 60 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 110 प्लस 60। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई, 2 इंटू 60 इंटू 110 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 170। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर कितना मिलेगा भाई, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एक 120 मल्टीप्लाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 17, तो ये 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 11 टू ज़ा 22, 11 वन जा 11 और 12 13, 1320 डिवाइडेड बाई 17। तो जब 17 को 1320 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपने पास लगभग 76.20, जो भी आ जाए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1320 डिवाइडेड बाई 17, ये हो गया आपके पास एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ एवरेज स्पीड दैट यू एवर गेट। इससे शानदार आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जिसमें बस केवल सिंपल फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। कौन कौन सा, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। अरे बात समझ आ रही? बस फर्क क्या था यहां पर, क्वेश्चन में सारी कॉम्प्लिकेशंस जो थी वो इस वाले हिस्से को लेकर थी। दो अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करा गया, बस इस हिस्से में जो टाइम निकला उसी टाइम को उठाकर यहां रखना सारी काबिलियत थी आपकी, सारा अप्रोच था आपका। उसके लिए आपको x1 निकालना पड़ता, x2 निकालना पड़ता, x1 प्लस x2 को ऐड करके x करना पड़ता। अगर आपको ये पहली बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन कठिन है, तो लिटरली आई एम टेलिंग यू कि ये क्वेश्चन कठिन है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िए, समझिए, लगाइए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से निकलने लग जाएंगे। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ एवरेज स्पीड। ये भी आई रोडोव का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आपका दिमाग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चंस को अप्रोच करने का आपको एक और नया तरीका मिलेगा। ठीक है, जितने ऐसे टफ क्वेश्चंस लगाते हैं, ये टफ क्वेश्चंस अपने कंटेंट बिल्डर क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चन हमको, हमारे दिमाग को ऑप्टिमाइज करते हैं कि हम कठिन लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा, स्टीमर इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, ओवरकेम a raft at point P. 1 hour later, it turned back and after some time passed the raft at distance 6 km from the point P. Find the speed of the river if speed of river relative to water remains constant. देखिए सवाल में कुछ भी बहुत कठिनाई नहीं है, बस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन आपके पास अच्छा होना चाहिए। कहा जा रहा है एक नदी है, इस नदी में एक स्टीमर दौड़ रहा है। इस स्टीमर की रफ्तार मान लीजिए VS है ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है, और उसके बाद आपके पास कहा जा रहा है कि जो राफ्ट है वो इसके ऊपर चल रही है, भाई पानी के साथ राफ्ट बहेगी, इसकी रफ्तार मान लीजिए VR है। 1 घंटे तक ये चला। कहा जा रहा है स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब नदी के साथ बह रहा है, तो अगर इसकी रफ्तार VS है, नदी की रफ्तार VR है, तो ये कितनी रफ्तार से आगे जाएगा, VS प्लस VR। और कहा जा रहा है
1 आवर लेटर इट टर्न बैक, 1 घंटा चलने के बाद, 1 घंटे तक ये आगे गया, 1 घंटे तक आगे गया, 1 घंटा चलने के बाद ये पलटी मारा और पलटी मार के वापस आया, तो इसको राफ्ट दोबारा मिली, और जब दोबारा मिली तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 6 किलोमीटर आगे जा चुकी थी। द राफ्ट एट डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट P, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर इफ द स्पीड ऑफ रिवर रिलेटिव टू वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए क्या है आपके पास, ये हो गया आपके पास VS प्लस VR से कितना चला, 1 घंटा, मार्क लगा दीजिए, इसको कर दीजिए P, इसको कर दीजिए Q, इसको कर दीजिए R। अरे बात समझ आ रही? तो जो PQ होगा, PQ को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, क्या मैं VS प्लस VR इंटू 1 लिख सकता हूं, 1 घंटा लगा, स्पीड इंटू टाइम को भाई क्या PQ लिखा जा सकता है? अरे लिख सकते हैं यार, हो गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कि PQ की वैल्यू जो है क्या PR प्लस RQ के बराबर होगी। अगर मेरा ये काम बन जाए, PR की वैल्यू निकाल पाऊं, RQ की वैल्यू निकाल पाऊं, तो मेरा काम हो जाएगा भाई। फिर PR प्लस RQ इक्वल्स टू मैं किसके बराबर रख दूं, PQ के बराबर रख दूं, तो हो सकता है कि मेरे क्वेश्चन का कुछ सोल्यूशन मिल जाए। तो देखिए अब क्या करेंगे, PQ मिल गया मुझे VS प्लस VR इंटू 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, जब पलटी मारा तो Q2R जब स्टीमर आया तो वो कैसे जा रहा है, अपस्ट्रीम की डाउनस्ट्रीम, तो अब वो अपस्ट्रीम आ रहा है, तो इसकी जो रफ्तार होगी वो कितनी हो जाएगी, VS माइनस VR। और कितना टाइम तक आया, किसी T टाइम तक आया, तो उसने देखा कि अब जो राफ्ट है वो कहां चली गई, 6 किलोमीटर आगे चली गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो मैंने कहा कि ये जो QR होगा ना भाई, ये होगा VS माइनस VR इंटू T। अरे बात समझ आ रही? ये हमारी किसकी बात हो गई, स्टीमर की। अब हम बात करते हैं किसकी, राफ्ट की। तो जब हम राफ्ट की बात करेंगे तो जो राफ्ट है वो पहले 1 घंटे में कितना चली होगी, मान लो पहले 1 घंटे में ये राफ्ट जो है ये कुछ आगे खिसक गई होगी, ये 1 घंटे में कहीं यहां पहुंची होगी और T टाइम में कहीं यहां पहुंची होगी। तो 1 घंटे में जो डिस्टेंस चली होगी, इसको मैं S बना लूं, तो 1 घंटे में जो डिस्टेंस चली होगी उसको क्या मैं PS लिख सकता हूं, और PS की वैल्यू क्या VR इंटू 1 हो जाएगी। अरे बात समझ आ रही? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब S से लेकर R जाने में इसको जो समय लगा, S से लेकर R जाने में जो समय लगा, क्या वो T टाइम लगा, तो क्या मैं उसको VR इंटू T लिख सकता हूं। तो PS ये अपने पास SR है, PS प्लस SR जो है, ध्यान दो, PS प्लस SR जो है वो किसके बराबर होगा, VR प्लस VR इंटू T। और मुझे PS प्लस SR की वैल्यू कितनी पता है, 6 किलोमीटर, तो ये होगा VR प्लस VR इंटू T। अगर किसी भी तरह से मुझे ये टाइम पता चल जाए तो क्या मैं VR की वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट विल बी द स्पीड ऑफ द रिवर और स्पीड ऑफ द राफ्ट। राफ्ट में कोई इंजन तो लगा नहीं है, राफ्ट उसी रफ्तार से दौड़ेगी जिस रफ्तार से पानी दौड़ रहा है। अरे बात समझ आ रही है? तो भाई अब अपना सारा गोल क्या निकालना है, ये T निकालना है। तो ये T कैसे निकालें, तो मुझे एक बात दिख रही है कि यहां अगर आप ध्यान दीजिए तो जो PQ की वैल्यू है क्या वो PR प्लस RQ के बराबर है, PQ की वैल्यू PR प्लस RQ के बराबर है। अब तुम ध्यान दो, PQ जो है वो तुम्हारे पास कितना है, PQ तुम्हारे पास कितना है, VS प्लस VR इंटू 1, तो VS प्लस VR लिख दिया भाई। PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू 6 किलोमीटर, दैट इज VR प्लस VR इंटू T, तो मैं इसको लिख रहा हूं VR प्लस VR इंटू T। और RQ की वैल्यू कितनी है, RQ की वैल्यू है VS माइनस VR इंटू T। अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो VR से VR कट जाएगा, क्या मिलेगा, VS इक्वल्स टू VR इंटू टी प्लस VS इंटू टी माइनस ऑफ VR इंटू टी, फिर से VR इंटू टी कट जाएगा, और यहां पे क्या होगा, VS इक्वल्स टू VS इंटू टी, VS से VS कट जाएगा, और T की वैल्यू आ गई अपने पास कितना, 1 घंटा। T कितना आया, 1 घंटा। अब ये 1 घंटा उठाकर अगर मैं यहां रख दूं तो मुझे क्या VR मिल जाएगा, तो मेरे पास है क्या, 6 इक्वल्स टू VR प्लस VR इंटू T की वैल्यू निकल कर आई 1 घंटा, तो VR प्लस VR इक्वल्स टू 6, तो VR की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3 किलोमीटर पर आवर। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ सिंपल स्पीड वेर यू आर यूजिंग जस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। बस क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन अच्छा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत शानदार थी। अगर आप ऐसे कठिन क्वेश्चन अप्रोच करने की आदत डालेंगे तभी आप जेई एडवांस के बारे में सोच सकते हैं। सर, जेई एडवांस घर की खेती नहीं है, जेई एडवांस बहुत मेहनत की जगह है। ये एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ वर्ल्ड में गिना जाता है इसको। तो भैया अगर आप इतने बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत भी उस लायक होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए
from point A located on a highway as shown in figure, one has to reach by car as soon as possible to point B located in the field at distance L from, ये यहां L नहीं है, ये L ये है, at distance L from the highway से जो है वो L distance पर है. It is given that the velocity of the car decreased by, जैसे ही कार यहां उतरती है इसकी रफ्तार v by n हो जाती है, decreased by n times in the field then on the highway. At what distance from the D, मतलब यहां से कितना डिस्टेंस पहले ये टर्न ऑफ करे, हाईवे छोड़े कि वो बी पर मिनिमम टाइम में पहुंच जाए. चलिए तो देखते हैं क्या भाई, कि मान लीजिए कि यहां से लेकर हाईवे से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो कैपिटल एल थी, हाईवे से लेकर डी तक की डिस्टेंस कैपिटल एल, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है अपने पास, स्मॉल एल. तो टोटल टाइम जो होगा वो अपना कितना होगा भाई, वो होगा ए सी बाई वी प्लस सी बी अपॉन v बाई एन. भाई n टाइम्स घट गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, t इक्वल्स टू ए सी बाई वी प्लस एन इंटू सी बी बाई वी. अरे ठीक है, अब AC और CB की वैल्यू, AC की वैल्यू को मैंने अभी बताया कि मैंने L माना है भाई पूरा A से लेकर D तक, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस एक्स बाई वी. ठीक, प्लस CB की वैल्यू कितनी, CB की वैल्यू कितनी है अपने पास भाई, CB की वैल्यू ये x है और ये कितना है L है, तो ये जो CB होगा ये अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो CB की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, CB की वैल्यू हो जाएगी n इंटू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v. ये हो गया अपने पास टाइम. मैं चाह रहा हूं कि ये जो समय है ये मिनिमम हो, कब, कहां से मैं इसको टर्न ऑफ करूं, मतलब x की वैल्यू क्या हो कि ये जो टाइम हो वो मिनिमम हो जाए. तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना, आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लिखना है. t इक्वल्स टू कितना मिला अपने पास, L माइनस एक्स बाई वी प्लस एन इंटू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी. और मुझे चाहिए कि ये मेरा टाइम मिनिमम हो, तो मैं लिखूंगा dt बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. ठीक, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, dt बाई डी एक्स करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, क्या होगा देखो L बाई वी कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई वी प्लस n बाई वी को बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 पहले आ जाएगा. अरे 1 बाई 2 पहले आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अपने पास 1 बाई 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा. तो इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के. तो देखो क्या इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या v और v इधर जाके 0 हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा अपने को भाई, मिल जाएगा कितना, nx अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1. तो nx विल बी इक्वल टू व्हाट, nx विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो मिल जाएगा n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1. अरे बात समझ आ रही, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L बाई अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1. ये है वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ स्पीड, जहां आप बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहे हो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये सब एवरेज स्पीड के बहुत शानदार क्वेश्चंस थे. अगर आप इन क्वेश्चंस को सीख पाए, समझ पाए, तो मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूं कि अब आप यहां से आने वाले किसी भी कठिन क्वेश्चन को बहुत आसानी से अप्रोच कर पाएंगे. यू विल गेट मोर वेज टू कैलकुलेट सम पर्टिकुलर कैलकुलेशंस. तो भैया अगर आपको रास्ते चाहिए तो आपको एक्सप्लोर भी तो करना पड़ेगा, आपको सवाल भी तो लगाने पड़ेंगे, और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे सर उतना एक्सप्लोर कर पाएंगे. मेरा काम है कि मैं आपकी कैलकुलेशंस में आपको नया अप्रोच देने में, आपको एक नई डायरेक्शन से कैलकुलेशन देने में मदद करूं, ताकि आप अपने जेईई मेंस एडवांस एंड नीट के एग्जाम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएं. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन हैं. ये सब जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं सर. इसी वजह से ये क्वेश्चन में अगर आप एज एन एवरेज दोनों पेपर मिला के 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट करने को मिल रहा है, तो 40 क्वेश्चन फिजिक्स के 40 क्वेश्चन में से अगर आप 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन सही निकाल देते हैं तो आपकी अच्छी खासी रैंक आती है सर.
तो युद्ध कठिन है, मेहनत बहुत कठिन है, मन लगाकर मेहनत करना है, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तब तक बने रहिए हमारे साथ, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।